बुढ़िया, तुझे इतनी भी समझदारी नहीं है क्या, जो हमारे खाने से पहले ही खाना मांग रही है। और इस बुढ़े ने तो शायद धूप में ही अपने बाल सफ़ेद किए हैं। पता नहीं इस बुढ़े को किसने सरकारी नौकरी दे दी थी। इसने तो सरकार के पैसे जीवन भर उड़ाए हैं। अकल तो कौड़ी भर की भी नहीं है। सुबह से उठकर बहू बेटे के ऐसे ही ताने बुजुर्ग दंपत्ति को सुनने को मिलते थे। नारायण जी जहाँ भी जाते उन्हें कोई न कोई बुजुर्ग ऐसे मिल ही जाते थे, जिनका अपने बहू बेटे को लेकर कुछ ना कुछ रोना रहता ही था। उनकी ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर नारायण जी का दिल दहल जाता था। वे जहाँ की भी बात सुनते अपने घर में आकर अपनी पत्नी सुशीला जी को बताया करते थे। अगर कोई बुजुर्ग अनपढ़ और खेती किसानी के भरोसे अपना जीवन जिया हो और उनके बेटे बहू बड़े अफसर हो गए हों, तब तो समझ लो कि उन अनपढ़ और किसान बुजुर्गों का जीना ही हराम होता था, क्योंकि उनके बेटे बहू तो उन्हें इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बेकार समझते थे और उन्हें ताने देते रहते थे कि तुम तो धरती के बोझ हो, तुम्हारे पास तो अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तुम तो गंदी नाली के कीड़े के समान हो, तुम्हारा जीना या मरना कोई मायने नहीं रखता। और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे किसी लावारिस जानवरों के साथ करते हैं। वही व्यथा जब नारायण जी सुनकर आते और सुशीला जी को सुनाते तो वह भी अंदर तक सिहर जाती कि आज नहीं तो कल हमें भी तो बुढ़ापा आना ही है। अगर हमारे बेटे बहू ने भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मदद के लिए एक नौकरानी रख लेंगे, लेकिन अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए कदापि नहीं जाएंगे। दोनों ही पति पत्नी के मन में बहुत डर बैठ गया था कि उनके बुढ़ापे में पता नहीं उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अभी तो उनके हाथ पैर चल रहे हैं, नारायण जी की पेंशन आ रही है और बेटे बहू 1 या 2 दिनों के लिए घर आते हैं या उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, तब तो बेटे बहू ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बहू बहू नहीं बल्कि बेटी हो। और बेटा भी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता है, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। लेकिन जब वे दोनों बुजुर्ग हो जाएंगे, उनके हाथ पैर से काम करते नहीं बनेगा, तब यही बहू बेटे या तो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएंगे या फिर घर के किसी कोने में पड़े रहने के लिए मजबूर कर देंगे। बस दिन रात नारायण जी और सुशीला जी इसी डर में दिन रात सोचते हुए अपना दिन काट रहे थे। इसलिए वे उनके बेटे बहू द्वारा त्योहार या जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी बार बार उनके घर नहीं जाते थे। उनके पोते पोतियां अपने दादा दादी के प्यार के लिए तरसते रहते थे। ऐसा नहीं था कि नारायण जी और सुशीला जी अपने पोते पोतियों के प्यार के लिए नहीं तरसते थे। वे भी चाहते थे कि अपने पोते पोतियों के साथ हंसे खेलें, उनके साथ हमेशा रहें। लेकिन इतने दिनों से कई बुजुर्गों का अनुभव सुन सुनकर उनकी रूह कांप जाती थी। इसलिए दोनों पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद भी अकेले ही रहते थे, क्योंकि बच्चों के साथ रहने के मामले में नारायण जी और सुशीला जी के सुने सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के कई अनुभवों से वे अवगत थे कि बच्चों के पास जाकर जिंदगी कितनी बेगानी हो जाती है। बेटा अपनी पत्नी की गुलामी करने लगते हैं, बातचीत ठीक से नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मजबूरी थी कि उन्हें बच्चों के पास जाना ही था, क्योंकि वे अब शारीरिक रूप से लाचार होने लगे थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमज़ोर हो गया था। नारायण जी के लिए अब बाहर के छोटे छोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। कार चलाने में दिक्कत होती थी। सुशीला जी वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। काम वाली थी, लेकिन कभी आई कभी नहीं आई। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा अर्पित भी कम ही आता था, इसलिए उन्हें अब मानसिक अकेलापन भी खलने लगा था।
अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी नारायण जी डरते थे। यही सब सोचते विचारते, अपने अनुभवों से डरते डराते आखिरकार उन्होंने भी अपने बेटे के साथ रहने का फैसला ले ही लिया। इस बारे में उन्होंने पहले बेटे को कॉल करने से अच्छा चिट्ठी लिखना ठीक समझा, ताकि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले से ही पता चल जाए। सप्ताह भर के अंदर ही बेटे अर्पित का फ़ोन आ गया कि पापा, आज ही आपकी चिट्ठी मिली है, आप हमारे पास आना चाह रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और अर्पिता तो इतने खुश हैं कि अभी से आपके आने का इंतजार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं? मैं लेने आ जाऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे? फोन पर बेटे की बातें सुनकर नारायण जी की आंखें भर आई और बोले, हम खुद ही आ जाएंगे बेटा। परसों सुबह यहाँ से टैक्सी से चलेंगे और शाम के 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है पापा, कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। अर्पित हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है। नारायण जी बोले, अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ रहने में कैसा रुख हो। सुशीला जी अपनी शंका जाहिर करती हुई बोली, सब अच्छा होगा। अर्पित की माँ नारायण जी दिलासा देते हुए बोले। शाम के 4 बजे जब नारायण जी और सुशीला जी अपने बेटे के घर पहुँचे, तब बहू, बेटे और बच्चे उनके इंतजार में बैठे थे। दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज़ सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दादाजी कहते हुए दोनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सब ने एक एक सामान उठा लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और सब एक साथ अंदर आ गए। नारायण जी और सुशीला जी को मन में शंका थी कि अभी अभी आए हैं, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना ना जाने कैसा होगा। बहू अर्पिता चाय बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। बहू अर्पिता बोली, मम्मी जी, पापा जी, आप फ्रेश हो जाइए। इस कमरे में आपका सामान रख दिया है, आज से यह कमरा आपका है। सुशीला जी ने कहा, हमारा कमरा? पर यह तो बच्चों का कमरा है ना बहू? अर्पिता ने कहा, माँ जी, छोटे वाले कमरे में बच्चे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन तुमने बच्चों का कमरा क्यों बदल दिया बहू? उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी। फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? घर के सबसे बड़े क्या सबसे छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो दोनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं। अर्पिता हंसते हुए बोली। अपनी बहू की बातें सुनकर सुशीला जी को सुखद अनुभव हुआ। बेटा तो अपना ही है, लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। सुबह बहुत देर से नींद खुली। आज रविवार था। अर्पित और बच्चे आज घर पर थे। नारायण जी उठकर फ्रेश हो गए। अंदर खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू अर्पिता ने चाय बना दी और चाय की ट्रे लेकर अर्पिता दरवाजे पर खट खट कर बोली, माँ जी, चाय। आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ। नारायण जी बोले, नींद ठीक से आई पापा जी? अर्पिता चाय की ट्रे मेज पर रखती हुई बोली, हाँ बेटी, बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे और अर्पित कहाँ हैं? सुशीला जी ने पूछा। सब उठ गए हैं। बच्चों ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया है। कह रहे थे कि जब तक दादाजी उठ जाएंगे तो वे चाय पिएंगे और हम दूध। तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? सुशीला जी ने ट्रे में चाय के 4 कप देखकर बोली, माँ जी, हम एक बार की चाय तो पी चुके हैं, दूसरी बार की चाय आप लोगों के साथ बैठकर पिएंगे। तभी बच्चे और अर्पित भी कमरे में आ गए और बच्चे दादा दादी के बीच में बैठ गए। दादाजी, पापा कहते हैं कि वे आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो वे एकदम से पढ़ने बैठ जाते थे। सच में क्या दादाजी? पोता बोला। पापा यह भी कहते हैं कि वे बचपन में बहुत शैतान थे और दादी को बहुत तंग करते थे, है ना दादी? पोती बोली। दोनों बच्चों की बातें सुनकर नारायण जी और सुशीला जी हंसने लगे।
सभी बच्चे बचपन में अपनी मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। सुशीला जी बच्चों को प्यार करते हुए बोली, हाँ, और मम्मी कहती हैं कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा हमें। पोती की बात सुनकर नारायण जी और सुशीला जी की नज़रें अर्पिता के चेहरे पर उठ गई। बहू अर्पिता का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में बहू अर्पिता ने लौकी के कोफ्ते और कढ़ी बनाकर रखी थी। खाना परोसते हुए अर्पिता ने कहा, पापा, आप यह कोफ्ते खाइए, ये बताते हैं कि आपको लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद हैं और मम्मी जी को कढ़ी बहुत पसंद है ना मम्मी जी? अर्पित बोला, याद है माँ, मैं बचपन में कढ़ी और लौकी के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मेरे कारण आप अपनी पसंद का खाना कभी भी नहीं बनाती थी। अब आपकी पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे। अपने बेटे बहू के मुंह से यह सब बातें सुनकर तो सुशीला जी को अपने भावों पर नियंत्रण ही रखना मुश्किल हो गया था। आंखों के कोर भीग गए। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों की पसंद का ही बनता है, जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो, सुशीला जी ने कहा। रात को पोते और पोती में बीच में कौन सोएगा, इस बात को लेकर होड़ हो गई। आखिर दोनों दादा दादी के बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद अर्पिता आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरे में जाओ। नहीं, हम यहीं सोएंगे, दोनों बच्चे चिल्लाए। नहीं, दादा दादी को आराम चाहिए, तुम दोनों अपने कमरे में सो जाओ। रहने दो बेटी, नारायण जी बोले, 2-4 दिन यहीं सोने दो, जब मन भर जाएगा तो खुद ही अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे उस रात दादा दादी से चिपक कर सो गए। दिन बीतने लगे। अर्पिता हर समय सास ससुर की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती। बेटा भी ऑफिस से आकर अपने माता पिता के पास जरूर बैठता। एक दिन सुशीला जी शाम को कमरे से बाहर निकली, तब बहू अर्पिता फोन पर कह रही थी, मैं नहीं आ सकती यार, मम्मी पापा आए हुए हैं, यदि मैं आ गई तो वे दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको खराब लगेगा। कहकर उसने बात खत्म कर दी। सास ने पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही थी बेटी? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी कि बहुत दिनों से नहीं आई, तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ हैं, और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो गया? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी, सुशीला जी ने कहा। अर्पिता कुछ नहीं बोली और दुविधा में खड़ी रही। सुशीला जी बहू अर्पिता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मम्मी पापा आ गए हैं, इसलिए अगर तुमने अपनी दिनचर्या में बंधन लगाए तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? यह अब कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, अब तो हम यही हैं। कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? आपका रहना हमारे सर आंखों पर है। मैं बंधन थोड़े न लगा रही हूँ अपने आप में, और थोड़ा बहुत बंधन रहे भी तो क्या हो गया? बच्चों के कारण माँ बाप बंधन में नहीं रहते, फिर बच्चों को भी माँ बाप के कारण बंधना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, अर्पिता ने कहा। अर्पिता की बात सुनकर सुशीला जी ने चाहा कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। सुशीला जी ने बहू अर्पिता को जबरन भेज दिया। धीरे धीरे सुशीला जी की कोशिश से अर्पिता भी अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसकी सहेलियां जब घर आती तो सुशीला जी चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। अर्पिता के मना करने पर प्यार से कहती, तुम जो हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। अर्पित और अर्पिता को अब कई बातों की सुविधा हो गई थी। कहीं जाना होता तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों ही निश्चिंत रहते। महीना खत्म हुआ, नारायण जी को पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो अर्पित और अर्पिता दोनों नाराज हो गए। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर ही रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। अर्पित बोला, लेकिन बेटा, मेरे पास हैं इसलिए दे रहा हूं कि नहीं? पापा,
पैसे देकर तो आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। जब दादी जी और दादाजी आपके पास रहने आए थे तो उनके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था, तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की थी? जितना आपसे बन सकता था आपने उनके लिए किया, और आपके पास पैसा है तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? अर्पित की बातें सुनकर नारायण जी निरुत्तर हो गए। सुशीला जी आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो आज इतना समझदार हो गया है। अर्पित ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो नारायण जी ने पोते और पोती के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखा था और वे बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन नारायण जी सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। सुशीला जी ने उनका उतरा सा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सुशीला, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? सुशीला जी घबराकर माथा छूती हुई बोली। अर्पित को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद नारायण जी लेटे तो उठे ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर अर्पित पापा के साथ ही चाय पीता था। नारायण जी जब बाहर नहीं आए तब अर्पिता कमरे में चली गई। माँ जी पापा जी का सिर दबा रही थी। अर्पिता ने पूछा, पापा जी को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है। बुखार है? कहती हुई अर्पिता ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर नारायण जी के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है। तभी पापा आज सुबह से सुस्त लग रहे थे, आपने बताया भी नहीं। मैं अर्पित को बुलाती हूँ। इतना कहकर अर्पिता अर्पित को बुला ले आई। अर्पित जल्दी ही आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ न बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा। बेटा बहू पोता और पोती सब नारायण जी को घेर कर बैठ गए। अर्पिता ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूं? जब बहू ने पूछा तब नारायण जी बोले, तुम जो बना देती हो वही स्वादिष्ट लगता है बेटा। नहीं पापा, बुखार में आपका जो खाने का मन है वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा सूप भी बना देना। अर्पिता, पापा को सूप बहुत पसंद है, अर्पित बोला। नारायण जी को अटपटा सा लग रहा था कि अर्पित उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट को देखकर अर्पित बोला, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ पापा। आप दोनों ने दादा और दादी की जितनी सेवा की थी उतनी तो हम आपकी कभी कर भी नहीं पाएंगे। पापा, मैं तो तब छोटा था। आज जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार और आदर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह कोई एहसान नहीं है पापा। अब आप आराम कीजिए। और अर्पित कमरे से बाहर निकल गया। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है ना? सुशीला जी भर्राई आवाज में बोली। हाँ अर्पित की माँ, वह बुरा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं आते, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उस घर में बच्चे बड़ों को आदर देना सीख जाते हैं, और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल के लिए रुककर सुशीला जी बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा व उचित देखभाल की। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा। वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा और आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी को भुला चुके होते हैं। आज नारायण जी और सुशीला जी के मन से आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधियों दोस्तों ने उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति डर और नकारात्मक विचार पैदा किए। लेकिन अब वे अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बेटे बहू के प्रति प्यार और सकारात्मक विचार भरेंगे। नारायण जी संतुष्ट होकर आराम करने लगे
और सुशीला जी कमरे की लाइट बंद करके बहू की मदद करने के लिए रसोई में चली गई। आखिर इंसान जो अपनी जिंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। कांटे बो कर फूलों की उम्मीद करना तो मूर्खता है। हर एक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि वह किस तरह अपने से बड़ों का सम्मान और उसके साथ ही छोटे से प्रेम करना सिखाएं, ताकि उनका जीवन भी सुखमय और सफल हो सके और अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ न समझे, बुढ़ापा में उनका सहारा जरूर बने। इस प्रकार नारायण जी और सुशीला जी निश्चिंत होकर अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। बच्चे भी अपने दादा दादी की हर सुख सुविधाओं का पूरा पूरा ख्याल रखते। उनकी हर संभव यही कोशिश रहती कि उनके दादा दादी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। वहीं दोनों बच्चों को अपने दादा दादी का भी प्यार भरा आशीर्वाद मिला, जिससे वे इंजीनियर और डॉक्टर के पद पर कार्यरत होकर अपने माता पिता का नाम रोशन किए। यह सब फल अपने बुजुर्गों के सम्मान और सेवा करने पर ही उन्हें मिला। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।